वेलकम टू सीजी शिक्षा मेड इन निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 11 चैप्टर क्लियर। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रवाह किस तरीके से होती है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ को देख लिया था। अब हम अभी जानते हैं इस प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में जानते हैं। वास्तव में किस तरीके से होता है प्रकाश विद्युत का प्रवाह, किस तरीके से होता है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ को देखा था प्रकाश विद्युत के प्रवाह के बारे में। अब यहाँ से हम लोग प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या जो हम लोग इससे पहले प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या को हम लोग निम्न प्रकार से व्याख्या कर पे लेते हैं। तो पहला क्या आता है, इसके बेस पे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच अंतःक्रिया, एक फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, अंतःक्रिया जो होती है भाई, एक फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, यहाँ से देखिए एक फोटॉन के बेस पे होती है। देखिए चलिए, यहाँ पर एक फोटॉन के बेस पे होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फोटॉन के बेस पे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आता है फोटॉन के बेस पे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आता है फोटॉन के बेस पे देखते हैं। तो फोटॉन के बेस पे देखते हैं, फोटॉन के बेस पे देखते हैं। चलिए, फोटॉन के बेस पे हम लोग देखते हैं तो एक चीज़ आता है यहाँ पर। देखिए, फोटॉन के बेस पे हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो ये क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ से फोटॉन के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। फोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग फोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर परिकल्पना करते हैं। ये देखिए, फोटॉन के बेस पे आप लोगों के पास ये चीज़ आता है। वास्तव में ये किस तरीके से होता है, यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, ये किस बेस पे होता है, इस चीज़ को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फोटॉन के बेस पे हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए, ये किस बेस पे है, तो फोटॉन के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग को परिकल्पना करते हैं यहाँ से, तो ये इस बेस पे आता है भाई। देखिए, फोटॉन के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है, इसका जो फोटॉन होता है उसमें क्या होता है कि इसका जो ई होता है, यहाँ पर ई होता है जो प्रकाश के लिए जो आइंस्टीन समीकरण के अनुसार से हम लोग निकालते हैं, तो उसमें के बेस पे हम लोग पैरापोलराइज के बेस पे पार्टिकल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नेगेटिव चार्ज भी होता है और क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंटी पार्टिकल के बेस पे और यहाँ पर एंटी पार्टिकल के बेस पे, यहाँ पर दोनों पर कन्वर्ट होता है, जो कि फोटॉन के बेस पे होता है। तो ये आप लोगों के किसके बेस पे आता है बोलने से, ये आप लोगों के फोटॉन के बेस पे आता है। क्लियर, तो उसी को बोला जा रहा है फोटॉन। और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर एक चीज़ और बताया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो फोटॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, के बीच अंतःक्रिया होने पर, के बीच में क्या होने पर, अंतःक्रिया होने पर भाई, के बीच में अंतःक्रिया होने पर प्रत्यास्थ संघट होती है। के बीच में अंतःक्रिया होने पर क्या होती है, प्रत्यास्थ संघट होती है। तो इस बीच में आपके पास देखिए, यहाँ पर आप लोगों को फोटॉन भी आ गया, फोटॉन भी आ गया, और क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया। फोटॉन भी आ गया और क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो फोटॉन आ गया प्लस इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसके बीच में अंतःक्रिया होती है जो कि क्या होती है, प्रत्यास्थ के माध्यम से होती है। किसके बेस पे होती है, प्रत्यास्थ संघट के माध्यम से होती है। ये किसके माध्यम से होती है, तो ये आप लोगों के प्रत्यास्थ संघट के बेस पे होती है। तो एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच अंतःक्रिया प्रत्यास्थ संघट के बेस पे होती है। किसके बेस पे होती है, प्रत्यास्थ संघट के बेस पे होती है। अतः हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो धातु होती है भाई, जो धातु होती है, तो धातु पर जो विकिरण पहुँचती है, जो धातु पर क्या होती है, विकिरण पहुँचती है, तो धातु के विकिरण के पहुँचने पर, धातु के विकिरण पे पहुंचने पर एवं उसके प्रकाश इलेक्ट्रॉन के, एवं उसके प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य, उसके प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चात, कोई समय पश्चात, यहाँ पर देखिए कोई समय पश्चाता नहीं होती है। जैसे कि अग्रता पश्चाता होती है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी पश्चाता नहीं होती है। किसके बेस पे नहीं होती है भाई, तो एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अंतःक्रिया होती है, किसके बीच में, एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की अंतःक्रिया के बेस पे जब यह होती है, तो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन के बीच की जो अंतःक्रिया होती है वह प्रत्यास्थ संघट के बेस पे होती है। अतः जब धातु पर विकिरण के पहुंचने एवं उसके प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई पश्चता नहीं होती है। तो इसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से इसको पृथक पृथककरण के बेस पे देखते हैं। तो सेकेंड चीज़ पे हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं। देखिए, पृथक फोटॉन,
पृथक पृथक फोटॉन, पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पर पृथक पृथक फोटॉन, पृथक पृथक फोटॉन, पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो पृथक पृथक फोटॉन पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई? ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर? तो पृथक पृथक फोटॉन पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो जिस तरीके से हम लोग फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की अंतःक्रिया में प्रत्यास्थ संघट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे थे, जिसके अंतर्गत धातु पर विकिरण की पहुंचने एवं उसके पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के मध्य कोई समय क्या होती है? पश्चता नहीं होती है। तो इस बीच पे हम लोग ये चीज देखे थे कि एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अंतःक्रिया होती है उसके माध्यम से प्रत्यास्थ संघट होती है। एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अंतःक्रिया होती है उसके मध्य में क्या होती है? एक फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अंतःक्रिया होती है उसके मध्य में आप लोगों की प्रत्यास्थ संघट बीच में होती है, जिसके कारण धातु पर विकिरण के पहुंचने एवं प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है, जिसके अंतर्गत फोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और सेकेंड कंटेंट के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं तो क्या होता है कि पृथक पृथक फोटॉन पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, जबकि यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जहाँ पर उत्सर्जन होता है भाई, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है? उत्सर्जन होता है, अवशोषण होता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है? जिस तरीके से अवशोषण होता है उसी प्रकार से उत्सर्जन होता है। एक में निकलने का काम होता है, एक में अंदर आने का काम होता है। तो अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ से इस चीज को देखते हैं हम लोग। देखिए, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर, आपतित फोटॉनों की संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो पृथक पृथक फोटॉन पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। चूंकि यहाँ से देखते हैं प्रकाश की तीव्रता, चूंकि यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है भाई, चूंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रकाश की तीव्रता फोटॉनों की संख्या पर, प्रकाश की तीव्रता फोटॉनों की संख्या पर, यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वहाँ पर फोटॉनों की जो संख्या होती है भाई उस पर क्या करती है? निर्भर करती है। उसकी संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है भाई। क्लियर? तो पृथक पृथक फोटॉनों का पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर, आपतित फोटॉनों की संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो आपतित फोटॉनों की संख्या पर यह निर्भर करती है। तो वह किस तरीके से करती है? इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पृथक पृथक फोटॉन पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता फोटॉनों की संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः यहाँ पर देखते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, अतः यहाँ पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है भाई, इस चीज को देखिए, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या करती है? निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो पहला कंटेंट के बेस पे हम लोगों ने ये चीज देखा कि एक फोटॉन और उसकी इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अंतःक्रिया होती है वह प्रत्यास्थ संघट के बेस पे होती है। अतः जब इस धातु पर विकिरण के पहुंचने एवं उसके प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है, तो उसका अगला कंटेंट जो होता है उसको हम लोग पृथक पृथक फोटॉन तथा पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते, चूंकि प्रकाश की तीव्रता फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो इसको हम लोग सेकेंड कंटेंट के बेस पे देखे थे। अब थर्ड के बेस पे देखते हैं भाई कि वास्तव में थर्ड कंटेंट किस तरीके से होता है। देल्ही आवृत्ति किसी धातु के लिए, जो यहाँ पर होता है देल्ही आवृत्ति किसी धातु के लिए, देल्ही आवृत्ति किसी धातु के लिए, तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। देल्ही आवृत्ति किसी धातु के लिए एक नियत राशि होती है। देल्ही आवृत्ति किसी धातु के लिए क्या होती है? एक नियत राशि होती है। मतलब यहाँ पर एक आप लोगों की जो देल्ही आवृत्ति है वह एक नियत राशि के रूप में होती है, स्थायित्व के बेस पे होती है। यहाँ पर आपका जो देल्ही आवृत्ति होती है भाई, यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का जो देल्ही आवृत्ति होता है वह इसी प्रकार से होता है। तो देल्ही आवृत्ति किसी धातु के लिए एक नियत राशि होती है। अतः जो समीकरण 3 के बेस पे हम लोग वहां
वहाँ पर बोले थे उसी के बेस से यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है भाई, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ से क्या होती है भाई, जो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो देल्ही आवृत्ति पर किसी धातु के लिए नियत राशि के बेस पे अगर हम उस चीज को देखते हैं तो उक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। और फोटॉन की ऊर्जा का आपतित प्रकाश, और यहाँ पर देखते हैं फोटॉन की ऊर्जा का आपतित प्रकाश की, फोटॉन की ऊर्जा का आपतित प्रकाश की तीव्रता से, आपतित प्रकाश की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है और इसमें कोई संबंध नहीं भी है। तो देल्ही आवृत्ति में किसी धातु के लिए नियत राशि होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये चीज देखे थे कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, जबकि फोटॉन की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यहाँ से देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की यहाँ से क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। प्रकाश की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है, तथा उसकी तीव्रता पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है, उसकी तीव्रता पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। क्लियर। तो इसको हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रवाह के व्याख्या के रूप में देखा कि एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच अंतःक्रिया प्रत्यास्थ संघट होती है। क्या होती है, प्रत्यास्थ संघट होती है। अतः धातु पर विकिरण के पहुंचने एवं प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। क्या होती है, कोई समय पश्चता नहीं होती है। पृथक पृथक फोटॉन और पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन के बेस पे पृथक पृथक फोटॉन और पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। चूंकि प्रकाश की तीव्रता फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। देल्ही आवृत्ति के बेस पे किसी धातु के लिए नियत राशि होती है। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटॉन की ऊर्जा का आपतित प्रकाश की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, अतः उसकी तीव्रता पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए हम लोगों ने ये चीज को देखा है कि एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की अंतःक्रिया प्रत्यास्थ संघट के बेस पे होती है, जिसके कारण धातु पर विकिरण के पहुंचने और उसके प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। जिसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि पृथक पृथक फोटॉन पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। चूंकि प्रकाश की तीव्रता फोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है, चूंकि प्रकाश की जो तीव्रता होती है भाई वह फोटॉनों की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है, जिसके कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या करती है, तो वह निर्भर करती है, जिसके कारण हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो देल्ही आवृत्ति होती है वह किसी धातु के लिए नियत राशि के बेस पे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और उस पर आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है, जिसके फलस्वरूप फोटॉन की ऊर्जा का आपतित प्रकाश की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है, और उसकी तीव्रता पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। तो यह प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत हम ये कंटेंट को देख लिए। अब आगे का कंटेंट देखते हैं भाई, प्रकाश की कण की प्रकृति फोटॉन के बेस पे। क्लियर। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटॉन के बेस पे हम लोग देखते हैं प्रकाश की कण की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश किस तरीके से होता है, उसकी प्रकाश पुंज क्या होती है, प्रकाश का विकिरण किस तरीके से होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस तरीके से होती है, वह पदार्थिक प्रकृति पर किस तरीके से योगदान डालता है, वह प्रकाश की प्रकृति पर किस तरीके से इफेक्टिव डालता है, प्रकाश की संबंधित जो कण की निकाय है वह किस तरीके से होती है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश की कण की प्रकृति, जिसके अंतर्गत हम लोग फोटॉन को देखने वाले हैं। तो ठीक है, प्रकाश के कण की गति के अंतर्गत हम किस चीज को देखने वाले हैं, फोटॉन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की कण की प्रकृति के बेस पे, प्रकाश की कण की प्रकृति के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फोटॉन को। किसको देखने वाले हैं, फोटॉन को देखने वाले हैं। प्रकाश के कण के बेस पे हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रकाश के कण के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, फोटॉन के बेस पे। ये हमारा क्या है, फोटॉन है। क्या है, फोटॉन।
ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, फोटोन के बेस पे देखते हैं कि वास्तव में फोटोन किस तरीके से होता है। इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए यहाँ से इसी चीज़ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं फोटोन के बेस पे। फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत तथा विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या तो की जा सकती है फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार। किस तरह के सिद्धांत के अनुसार? फोटोन तरंग सिद्धांत के अनुसार। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि फोटोन तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार। ये आपका प्रकाश हो गया, ये आप लोगों का फोटोन हो गया। फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे विभिन्न प्रकाशित घटनाओं, यहाँ पर बोला जाएगा कि किस घटना के बेस पे? तो प्रकाशित घटनाओं, जिसका उल्लेख हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जो कि बार बार हाईलाइट के माध्यम से आता है। तो फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है व्यतिकरण के लिए होता है, किसके लिए होता है? व्यतिकरण के लिए। सेकेंड क्या होता है? विवर्तन के लिए। पहला होता है व्यतिकरण के लिए, दूसरा होता है विवर्तन के लिए, तीसरा होता है ध्रुवण आदि की व्याख्या। तीसरा क्या होता है? हमारे पास ध्रुवण होता है भाई, जो तीसरा कंटेंट होता है वह ध्रुवण होता है। आदि की व्याख्या तो की जा सकी, आदि की व्याख्या तो क्या की जा सकी, परंतु कुछ घटनाएं, परंतु यहाँ पर देखिए कुछ घटनाएं, यहाँ पर परंतु कुछ घटनाएं जैसे कृष्णपिंड विकिरण, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? कृष्णपिंड विकिरण, कृष्णपिंड विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो यहाँ पर दिया गया है पहला कृष्णपिंड विकिरण, पहला क्या दिया गया है भाई? यहाँ पर अगर देखा जाए तो कृष्णपिंड विकिरण, कृष्णपिंड विकिरण, कृष्णपिंड विकिरण, और दूसरा पहला दिया गया कृष्णपिंड विकिरण और दूसरा दिया गया प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह। और तीसरा देखते हैं उत्सर्जन तथा अवशोषण। उत्सर्जन देखते हैं, उत्सर्जन के बेस पे है ये आप लोगों का, उत्सर्जन के बेस पे है। चौथा अवशोषण के बेस पे है, चौथा है भाई अवशोषण के बेस पे। ये आप लोगों के अवशोषण के बेस पे है, ये आप लोगों के उत्सर्जन के बेस पे है, ये आप लोगों के प्रकाश विद्युत प्रवाह के बेस पे है, ये आप लोगों के कृष्णपिंड विकिरण के बेस पे है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो प्रकाश की कण की प्रकृति के अंतर्गत फोटोन के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं कि फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या तो की जा सकी। इसके अंतर्गत फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या तो की जा सकी, परंतु कुछ घटनाएं जैसे कृष्णपिंड विकिरण, जैसे कि हमारे पास कुछ घटनाएं हैं जिसके अंतर्गत कृष्णपिंड विकिरण आता है। उसके बाद क्या आता है? प्रकाश विद्युत प्रवाह आता है। प्रकाश क्या आता है? विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह। उसके बाद उत्सर्जन के बारे में, उसके बाद अवशोषण के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आप लोगों के? उत्सर्जन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? अवशोषण आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? प्रकाश विद्युत प्रवाह आ गया। तो प्रकाश की कण प्रकृति, जिसके अंतर्गत फोटोन के बेस पे हम लोग देखते हैं कि फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या तो की जा सकी। तो फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के विभिन्न प्रकाशित घटनाओं के अंतर्गत व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की तो व्याख्या की जा सकी, परंतु कुछ घटनाएं जैसे कृष्णपिंड विकिरण, जैसे कि कृष्णपिंड विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रवाह और उत्सर्जन तथा अवशोषण आदि की व्याख्या हेतु, इन सब की व्याख्या हेतु प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हुई। इसके लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता हो गई? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हो गई। तो यहाँ पर हम लोग प्लांक की क्वांटम सिद्धांत क्या होती है इसके बारे में जानेंगे भाई, कि इसके अंतर्गत में तो इसकी व्याख्या हो गई, लेकिन इसके अंतर्गत हमारे पास कृष्णपिंड विकिरण के लिए और प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए और उसके उत्सर्जन के लिए तथा उसके अवशोषण के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की हमको क्या पड़ गई? आवश्यकता पड़ गई। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हो गई, जिसके अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के, इसके अनुसार हम लोग देखते हैं, देखिए इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, किसके रूप में? बंडलों के रूप में। तो फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या तो की जा सकी, परंतु कुछ घटनाएं जैसे कृष्णपिंड विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रवाह, उत्सर्जन तथा अवशोषण आदि की व्याख्या हेतु किसका उपयोग किया गया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया गया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया गया।
किसके अंतर्गत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसका प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत हमको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इसके अनुसार प्रकाश विद्युत प्रवाह के अनुसार, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के, देखिए इसके अनुसार, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा या फिर क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। क्लियर। तो प्रकाश के कण की प्रकृति के अनुसार फोटोन के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं कि फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे व्यतिकरण, जैसे विवर्तन, जैसे ध्रुवण आदि व्याख्या तो की जा सकी, परंतु कुछ घटनाएं जैसे कृष्ण पिंड विकिरण हो गया, प्रकाश विद्युत प्रवाह हो गया, इसका उत्सर्जन हो गया तथा अवशोषण हो गया आदि की व्याख्या हेतु, इन सब की व्याख्या हेतु प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हुई, प्लांक की क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हुई। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो इस चीज को अगर हम लोग इस बेस पे देखते हैं भाई, तो ये किस बेस में आता है, इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फोटोन प्रकाश के लिए, किसके लिए, फोटोन प्रकाश के लिए, फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के लिए, फोटोन प्रकाश तरंग सिद्धांत के लिए, फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के लिए, फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के लिए, तरंग सिद्धांत के विभिन्न प्रकाशित घटनाओं, विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे व्यतिकरण विवर्तन के बेस पे, जैसे व्यतिकरण विवर्तन, जैसे व्यतिकरण और विवर्तन, जैसे व्यतिकरण विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या, ध्रुवण आदि की व्याख्या, ध्रुवण आदि की व्याख्या, ध्रुवण आदि की व्याख्या तो की जा सकी, व्याख्या तो की जा सकी, किंतु कुछ घटनाएं जैसे कृष्ण पिंड, कुछ घटनाएं जैसे कृष्ण पिंड विकिरण, जैसे कृष्ण पिंड विकिरण, जैसे कृष्ण पिंड विकिरण, जैसे कृष्ण पिंड विकिरण, कृष्ण पिंड विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रवाह, 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 उत्सर्जन तथा अवशोषण, उत्सर्जन तथा अवशोषण, उत्सर्जन तथा अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण आदि की व्याख्या हेतु, आदि की व्याख्या हेतु, आदि की व्याख्या हेतु, आदि की व्याख्या हेतु प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हुई, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हुई, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की क्या हो गई, आवश्यकता हुई, आवश्यकता हुई। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के रूप में, 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 इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के रूप में छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या करता है, चलता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जिन्हें क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं, क्वांटा या फिर क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं।
क्लियर। तो प्रकाश की कण की प्रकृति के अंतर्गत फोटोन के बारे में हम लोग जानते हैं। फोटोन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के विभिन्न प्रकाशित घटनाओं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या तो की जा सकी, परंतु कुछ घटनाएं जैसे कृष्ण पिंड विकिरण, प्रकाश, विद्युत प्रवाह, उत्सर्जन तथा अवशोषण आदि की व्याख्या तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हुई। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये क्वांटा या फोटोन के बेस पे कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसको यहाँ पर क्लियर किया। चलिए इसका आगे देखते हैं भाई। विकिरण की द्वितीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के विकिरण की द्वितीय प्रकृति क्या होती है, इसको समझाइए बोल के आता है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई, ठीक है। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रकाश के गुणों को किस तरीके से प्रदर्शित करता है, इस तरीके से आप लोग देखोगे। तो आइए हम लोग जानते हैं विकिरण की द्वितीय प्रकृति किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसा व्यवहार करती है। यहाँ से देखिए, सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ से हम इस चीज को देखते हैं। देखिए, विकिरण की द्वितीय प्रकृति के अनुसार हम लोग देखते हैं, विकिरण की द्वितीय प्रकृति के अनुसार सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे, सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसा व्यवहार करती है मानो, सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसा व्यवहार करती है मानो, सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसा व्यवहार करती है मानो कि वे तरंगों से मिल करके, क्या हो, बनी हो। तो सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसा व्यवहार करती है कि मानो वे तरंगों से मिल करके क्या की हो, बनी हो, वे तरंगों से मिल करके क्या की हो, बनी हो। व्यतिकरण, विवर्तन, यहाँ से देखिए व्यतिकरण, विवर्तन और क्या होती है, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या और तरंग सिद्धांत के आधार पर, इत्यादि घटनाओं की व्याख्या और तरंग सिद्धांत के आधार पर ही क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। तो सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा व्यवहार करती है मानो कि वे तरंगों से मिलकर बनी हो। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये चीज को देखते हैं कि अतः ये घटनाएं विकिरण के तरंग के समान, अतः ये घटनाएं, देखिए जो अभी घटनाएं होती है कि सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसा व्यवहार करती है कि मानो कि वे सभी तरंगों से मिलकर बनी हो, जिसके अंतर्गत व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अतः ये घटनाएं इस तरीके से होती है। देखिए, अतः ये घटनाएं के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तो अतः ये घटनाएं विकिरण के तरंग गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, तरंग गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे व्यवहार करती है मानो कि वे तरंगों से मिलकर की बनी हो, जो कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अतः ये घटनाएं विकिरण के तरंग गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से इस चीज को देखते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या तरंग सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार और उसके आधार पर नहीं की जा सकती, जबकि प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रत्येक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो सामान्यतः तौर पर हम लोग ये चीज देखते हैं कि सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसा व्यवहार करती है मानो कि वे तरंगों से मिलकर की बनी हो। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है। अतः ये घटनाएं विकिरण की तरंग गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, जिससे प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर देता है, ऊर्जा देता है।
ये आपका फोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे अपने आसपास के रूप में क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसा व्यवहार करती है कि मानो वे तरंगों से मिल करके बनी हो, और व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अतः ये घटनाएं विकिरण के तरंग गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। प्रकाश विद्युत की प्रवाह की व्याख्या तरंग सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रत्येक फोटॉन, प्रकाश विद्युत प्रवाह में, यहाँ से देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रत्येक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है भाई। जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है। जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इसको ऐसा मान सकते हैं कि टक्कर के दौरान, इसको हम लोग ऐसा मान सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम ऐसा मान सकते हैं, इसको ऐसा मान सकते हैं कि टक्कर के दौरान, किसके दौरान, टक्कर के दौरान, टक्कर के दौरान एक कण फोटॉन, टक्कर के दौरान एक कण फोटॉन, टक्कर के दौरान एक कण फोटॉन ने दूसरे कण इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा प्रदान की, अपनी क्या की, ऊर्जा प्रदान की। इसको अच्छे से समझते रहिएगा। सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसा व्यवहार करती है कि मानो कि वे तरंगों से मिलकर के बनी हो। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अतः ये घटनाएं विकिरण के तरंग गुण को प्रदर्शित करती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रत्येक फोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें ना तो उत्सर्जित होने लगता है। इसको ऐसा मान सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग इस स्थिति पर पहुँच चुके हैं कि इसको ऐसा मान सकते हैं कि टक्कर के दौरान एक कण फोटॉन ने दूसरे कण इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा प्रदान की। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश के कण, इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रवाह, इस प्रकार यहाँ पर देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रकाश के कण गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्रकाश के कण गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो सामान्यतः तौर पर हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि विकिरण की द्वितीय प्रकृति, जब सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों के बेस पे हम लोग देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों के बेस पे देखते हैं, तो यह ऐसा व्यवहार करती है मानो कि वे तरंगों से मिल करके बनी हो, और व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अतः ये घटनाएं विकिरण के तरंग गुण को प्रदर्शित करती है तथा प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या तरंग सिद्धांत के अनुसार करना क्या होती है, असंभव होती है। जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रत्येक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या देता है, ऊर्जा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। इसको ऐसा मान सकते हैं कि टक्कर के दौरान एक कण फोटॉन में दूसरे कण इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देती है। इसी प्रकार प्रकाश विद्युत प्रवाह के कण गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो सामान्यतः ये विकिरण की द्वितीय प्रकृति ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बेस पे होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बेस पे होता है, जो कि विकिरण की द्वितीय प्रकृति कहलाती है। स्पष्ट है कि विकिरण की दो अभिमुखता, यहाँ से हम लोग ये स्पष्ट कर सकते हैं, देखिए भाई, स्पष्ट है कि हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं कि स्पष्ट है कि विकिरण की दो अभिमुखता होती है, जिसके अंतर्गत कहीं पर यह तरंग की तरह व्यवहार करता है, कहीं पर यह किसके तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है, और कहीं पर कण की तरह व्यवहार करता है, और कहीं पर कण की तरह व्यवहार करता है। उसी प्रकार विकिरण भी इस प्रकृति को, विकिरण के बेस पे इस प्रकृति को उसकी द्वितीय प्रकृति कहते हैं। उसकी क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रकृति कहते हैं। तो स्पष्ट है कि विकिरण की दो अभिमुखता होती है, कहीं पर यह तरंग की तरह व्यवहार करती है, तो कहीं पर कण की तरह व्यवहार करती है। तो कहीं पर विकिरण की प्रकृति को उसकी द्वितीय प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ कहीं पर यह कण की तरह व्यवहार करेगी, तो कहीं पर तरंग की भांति व्यवहार करेगी, इसीलिए इसको पदार्थ की द्वितीय प्रकृति ड्यूअल नेचर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो विकिरण की दो अभिमुखता होती है, कहीं पर यह तरंग की भांति तो कहीं पर कण की भांति व्यवहार करती है, जो कि विकिरण की प्रकृति को दर्शाती है। इस कारण से इसको कण की द्वितीय प्रकृति के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर। चलिए, अब डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य की तरंग प्रकृति किस तरीके से होती है, अब इस चीज को हम लोग जानते हैं भाई कि डी ब्रॉगली तरंगे या
द्रव्य की तरंग प्रकृति किस तरीके से होती है। वास्तव में ये जो डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य की तरंग प्रकृति किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। चलिए, तो वास्तव में डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य की तरंग प्रकृति, तो डी ब्रॉगली वेव्स और वेव्स ऑफ नेचर ऑफ मैटर किस तरीके से होती है, इस चीज़ को जानते हैं। सन 1924 में, सन 1924 में देखिए यहाँ पर, सन 1924 में, यहाँ से इस चीज़ को देखिए, सन 1924 में मतलब सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री, ठीक है, तो यहाँ पर सन की बात करते हैं भाई, सन 1924 में, सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री, फ्रांस के भौतिक शास्त्री, फ्रांस के क्या भौतिक शास्त्री, फ्रांस के भौतिक शास्त्री सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुइस डी ब्रॉगली ने, लुइस डी ब्रॉगली ने, लुइस डी ब्रॉगली ने, नाम स्पष्ट है भाई, देखिए लुइस डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली ने एक क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की, एक क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की, एक क्रांतिकारी परिकल्पना, परिकल्पना प्रस्तुत की, प्रस्तुत की, उनके अनुसार निम्नलिखित है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य की तरंग प्रकृति के अनुसार हम लोग इस चीज को देखते हैं कि सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री, सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुइस डी ब्रॉगली ने, ठीक है, सन 1924 में, यहाँ पर देखिए सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुइस डी ब्रॉगली ने, लुइस डी ब्रॉगली ने एक क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की, लुइस डी ब्रॉगली ने क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की जिसके अनुसार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण द्रव्य, पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण द्रव्य और विद्युत चुंबकीय के रूप में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण द्रव्य, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंटेंट के रूप में लिख सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में द्रव्य, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण द्रव्य, जो आप लोगों की संपूर्ण द्रव्य होती है और विद्युत चुंबकीय के रूप में विद्यमान है, संपूर्ण द्रव्य विद्युत चुंबकीय के रूप में विद्यमान है, संपूर्ण द्रव्य विद्युत चुंबकीय के रूप में क्या है भाई, विद्यमान है। तो इसी चीज को बोला जा रहा है डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य की तरंग प्रकृति। सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुइस डी ब्रॉगली ने एक क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की जिसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में क्या है, विद्यमान है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या है भाई, विद्यमान है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या है, विद्यमान है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य की तरंग प्रकृति। सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुइस डी ब्रॉगली ने एक क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की। उसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण द्रव्य और विद्युत चुंबकीय के रूप में विद्यमान है। सेकेंड चीज को देखते हैं, प्रकृति में सममितता होती है। सेकेंड चीज को इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए प्रकृति में क्या होती है, सममितता होती है, मतलब समानता होती है। प्रकृति में सममितता होती है। अतः यदि विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है, अतः यहाँ पर क्या होती है, अतः यदि विकिरण की द्वितीय प्रकृति मतलब ड्वेल नेचर, द्वितीय प्रकृति मतलब ड्वेल नेचर होती है तो द्रव्य की भी द्वितीय प्रकृति होनी चाहिए। तो द्रव्य की भी क्या होनी चाहिए, द्वितीय प्रकृति होनी चाहिए, ड्वेल नेचर होनी चाहिए। तो डी ब्रॉगली तरंगे और द्रव्य की तरंग प्रकृति के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुइस डी ब्रॉगली ने, ठीक है, तो सन 1924 में फ्रांस की जो हमारे पास जो भौतिकी शास्त्री हैं लुइस डी ब्रॉगली, जिसका नाम क्या है, लुइस डी ब्रॉगली, जहां पर इसका नेम को आप लोग देख सकते हैं भाई। लुइस डी ब्रॉगली ने एक क्रांतिकारी प्रस्तुत की थी जिसके अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण द्रव्य और विद्युत चुंबकीय के रूप में क्या थी, विद्यमान थी। तो प्रकृति में सममितता होती है, अतः यदि विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है तो द्रव्य की भी द्वितीय प्रकृति होनी चाहिए। इस प्रकार डी ब्रॉगली के अनुसार, देखिए इस प्रकार डी ब्रॉगली के अनुसार
प्रकार डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है। प्रत्येक क्या गतिशील कण के साथ तरंग क्या होती है, संलग्न होती है। और इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। और इसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंग के माध्यम से बोलते हैं भाई। इसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। इस प्रकार हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि यह डी ब्रोगली तरंग के बेस में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो डी ब्रोगली तरंगे के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वास्तव में ये किस तरीके से होती है। तो डी ब्रोगली तरंगे ये द्रव्य की तरंग की जो द्वितीय प्रकृति होती है वह किस प्रकार की होती है। तो सन 1924 में फ्रांस के भौतिकी शास्त्री लुइस डी ब्रोगली ने एक क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण द्रव्य और विद्युत चुंबकीय के रूप में क्या होती है, विद्यमान होती है। प्रकाश में सममितता होती है। अतः यदि विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है तो वह द्रव्य की भी क्या होगी, द्वितीय प्रकृति होनी चाहिए। इसी प्रकार हम लोग इस चीज में हम लोग ये चीज को जान सकते हैं भाई कि डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण, डी ब्रोगली के अनुसार देखिए, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग क्या होनी चाहिए, संलग्न होनी चाहिए। तरंग क्या होनी चाहिए, संलग्न होनी चाहिए। और इस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए। तो इस प्रकार डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ, इस प्रकार हम लोग ये चीज को देखते हैं भाई। इस प्रकार के अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग क्या होती है, संलग्न होती है। और इसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंग बोलते हैं। और इसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डी ब्रोगली तरंग बोलते हैं। और इसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंग बोलते हैं, जो कि द्रव्य तरंग के बेस पे कहलाती है, जो कि द्रव्य तरंग के बेस पे क्या कहलाती है। तो इस चीज को हम लोग द्रव्य तरंग के बेस पे बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज के लिए हम लोग ये चीज को जानते हैं कि डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है। और इस तरंग को हम लोग डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं, चूंकि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर एक चीज होता है भाई हमारे पास विकिरण के लिए, ठीक है। तो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, देखिए यहाँ से क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, तो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की ऊर्जा को हम लोग समीकरण द्वारा भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जो कि फोटोन की ऊर्जा के द्वारा हम लोग इस को व्यक्त कर सकते हैं। तो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो के बेस पे मैं आपको लोगों को बताया था फोटोन की ऊर्जा किस तरीके से होती है, इसके बेस पे। तो डी ब्रोगली तरंगे या द्रव्य की द्वितीय प्रकृति की जो तरंगे होती है वो इस प्रकार से होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं द्रव्य तरंग एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। वास्तव में द्रव्य तरंग एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किस तरीके से होती है, इसको हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि द्रव्य तरंग किस तरीके से होती है एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इस कंटेंट को हम लोग जानते हैं भाई। तो चलिए द्रव्य तरंग एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जानते हैं। द्रव्य तरंग, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत। चलिए इस चीज को जानते हैं भाई, द्रव्य तरंग और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इस कंटेंट को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं भाई। तो चलिए द्रव्य तरंग एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किस तरीके से होती है, इस चीज़ की हम लोग यहाँ पर परिकल्पना करते हैं और इसके थ्योरिटिकल चीज़ को जानते हैं। द्रव्य तरंग, तो द्रव्य तरंग एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये किस तरीके से होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, यहाँ से देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार एक समय पर किसी कण पर, एक समय पर किसी कण पर, एक समय पर किसी कण पर, जैसे इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग दोनों पर, इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग दोनों पर। तो यहाँ पर बोल रहा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता
अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार एक समय पर किसी कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग दोनों का यथार्थतापूर्वक मापन असंभव होता है। यथार्थतापूर्वक मापन क्या होता है? असंभव होता है। कण की स्थिति के मापन में, यहाँ पर देखिए, कण के स्थिति के मापन में अनिश्चितता को ax एवं संवेग के मापन में अनिश्चितता को ap से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनुसार x और bp के गुणनफल की न्यूनतम सीमा होती है, जिसको h/2 t से हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसे h लाइन या h क्रॉस लाइन कहते हैं। h लाइन या h क्रॉस लाइन के माध्यम से हम लोग जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या चीज को जान रहे हैं? द्रव्य तरंग और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होती है, इस चीज को जान रहे हैं कि द्रव्य तरंग क्या होती है एवं उसके हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत किस बेस पे होती है। तो द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन डेविसन जर्मर का जो प्रयोग हुआ था वो इसी के बेस पे हुआ था। तो किस बेस पे हुआ था? तो इस चीज को हम लोग जानते हैं भाई, द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन डेविसन जर्मर का प्रयोग के बेस पे। तो सन 1927 में यहाँ पर देखिए, सन 1927 की ये बात होती है, ठीक है, जब डेविसन और जर्मन ने, किसने? डेविसन और जर्मर ने, ठीक है, डेविसन और क्या है? जर्मन ने निकेल क्रिस्टल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन, तो सन 1927 में डेविसन और जर्मन ने निकेल क्रिस्टल के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन का प्रायोगिक सत्यापन किया, या प्रायोगिक क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया। और उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध तरंगों के तरंग दैर्ध्यों में प्रायोगिक जो डी ब्रॉगली का मान होता है, आप लोगों का मान होता है, उस मान के बेस पे इस आधार पर उन्हें द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति अथवा डी ब्रॉगली संबंध के लिए क्या करना पड़ता है? सत्यापन करना पड़ता है। तो ये था द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन डेविसन जर्मर का प्रयोग के बेस पे था। इसके अंतर्गत हम लोग ये चीज को देखते हैं कि फोटो सेल या प्रकाश सेल या प्रकाश विद्युत सेल या फोटो सेल या प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? बदल देती है। और यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे विद्युत नेत्र भी कहते हैं। तो चलिए इसके अंतर्गत हम इस चीज को देखते हैं भाई, क्लियर? तो चलिए यहाँ से इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए कि फोटो सेल या प्रकाश सेल या प्रकाश विद्युत सेल, फोटो सेल या प्रकाश विद्युत सेल के बेस पे ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? बदल देती है। बहुत मजे की बात है। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे रही है, और यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की नेत्र भी कहते हैं। तो संरचना की दृष्टि से भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है कि फोटो सेल में एक अर्ध बेलनाकार प्रकाश की संवेदी धातु पर टीका लगी रहती है, जिसमें कैथोड रहता है, उत्सर्जक जिसको कैथोड कहते हैं। इसे सेक्स से व्यक्त किया जाता है, और एक तार या संग्राहक के रूप में एक एनोड लगा रहता है, जिसे हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। जिसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। कैथोड एवं एनोड एक निर्वातित कांच या क्वार्ट्ज बल्ब में लगे होते हैं, जिसके अंतर्गत कैथोड सी को निम्न चित्र के अनुसार किसी बाह्य परिपथ में एक उच्च विभव की बैटरी बी से क्या किया जाता है? इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये पॉजिटिव हो जाएगी, आप लोगों का नेगेटिव हो जाएगा। तो संरचना के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं, जो कि बैटरी बी के माध्यम से जोड़ दिया गया, अतः माइक्रोमीटर के साथ संयोजित किया जाता है। सी के स्थान पर प्रकाश संवेदनशील होता है, जिसमें सोडियम और क्या होता है? रुबिडियम और क्या होता है? स्कैंडियम आदि की एक पतली परत बल्ब के भीतर सतह के भाग पर लगा दी जाती है, जिससे शेष भाग के साफ को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि प्रकाश इसमें प्रवेश कर सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि बैटरी का धन सिरा एनोड से जुड़ा होना चाहिए। बैटरी का धन सिरा एनोड से जुड़ा होना चाहिए, तथा इसका ऋणात्मक विभव बाह्य विद्युत परिपथ में विद्युत धारा से क्या होनी चाहिए? प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। विद्युत धारा से क्या होनी नहीं चाहिए? प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो फोटो सेल या प्रकाश सेल के माध्यम से आप लोगों का प्रकाश विद्युत सेल का जो प्रकाश विद्युत है वो इस कंटेंट के बेस पे रहेगा, क्लियर? और कार्य प्रणाली के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, इसका वर्किंग मॉडल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो ये किसके अंतर्गत में आता है? कार्य प्रणाली के बेस में देखते हैं। तो जब कैथोड के पदार्थ को
कैथोड के पदार्थ को उसके देह या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो जो संग्राहक की ओर होती है, जो संग्राहक की ओर उत्सर्जित प्रकाश होती है, जो संग्राहक की ओर उत्सर्जित प्रकाश होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपतित प्रकाश के माध्यम से क्या करते हैं, तीव्रता के रूप में जानते हैं। तो चलिए इसका उपयोग के बेस पे हम लोग देखते हैं। चोर घंटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो चोर घंटी में चोरों के सतर्क करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल का चोर घंटी के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग में प्रदर्शित किया जाता है। तो कार्य प्रणाली के अंतर्गत में हम लोगों ने देख लिया कि जब कैथोड के पदार्थ की देह उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है तो वह संग्राहक की ओर क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं कि टेलीविजन के बेस पे है। टेलीविजन के बेस पे इसका उपयोग किस तरीके से होता है, इस चीज को देखते हैं। तो टेलीविजन में टीवी के प्रेषक के रूप में होता है। यहाँ से देखिए टेलीविजन में टीवी के प्रेषक में प्रकाश सेल के लिए तो टेलीविजन में टीवी के प्रेषक में देखिए टेलीविजन में टीवी के प्रेषक में प्रकाश सेल को प्रयुक्त करते हैं जिससे किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात विद्युत धारा को विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित करके वाहक तरंगों द्वारा दूर भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है, वाहक तरंगों के द्वारा, जिसके अंतर्गत टीवी का रिसीवर जो पुनः होता है इन तरंगों को क्या करता है, प्रकाश के रूप में परिवर्तित करा देता है। जो टीवी का जो रिसीवर होता है ना, वो आप लोगों को पुनः इन तरंगों को प्रकाश के रूप में क्या कर देता है, एक दूसरे से परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण वस्तु हमको क्या दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। जिसके कारण वस्तु हमको क्या दिखती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो स्पष्ट कब दिखाई देती है, तो आप लोग यहाँ से भली भांति इस चीज को जान गए कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित करके वाहक तरंगों द्वारा दूर तक भेजा जाता है तो टीवी का रिसीवर पुनः इन तरंगों को प्रकाश के रूप में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है और वस्तु क्या दिखाई देने लगता है, हम लोगों को स्पष्ट दिखाई लगता है। तीसरा देखिए, तीसरा अग्निसूचक घंटी प्रयोग करने में, तीसरा अग्निसूचक जो घंटी होती है उसके प्रयोग में हम इसका उपयोग करते हैं। चौथा नंबर प्रकाश विद्युत गणित में, जब भी प्रकाश विद्युत गणित से संबंधित कोई भी रहता है तो इसमें हम लोग प्रकाश विद्युत गणित के माध्यम से इस चीज का एनालिसिस करते हैं, इस चीज का उपयोग करते हैं। पांचवा नंबर किसी भट्ठी में होने वाले रासायनिक क्रिया के समय ताप नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। समय ताप नियंत्रक के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो पांचवा नंबर में किसी भट्ठी में होने वाली रासायनिक क्रिया के समय ताप नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग को किया जाता है। क्लियर। और छठवां नंबर पे हम लोग देखते हैं सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में किया जाता है, जिसमें फिल्म के एक किनारे पर ध्वनि पट्टी अंकित रहती है जिसका कालापन ध्वनि के उच्चावचन के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। लेकिन जब प्रकाश को ध्वनि पट्टी से गुजारा जाता है, जब प्रकाश को ध्वनि पट्टी से गुजार कर फोटोसेल पर आपतित करते हैं तो उसके कैथोड पर क्या होता है, परिवर्तित प्रकाश तीव्रता होता है। उसके कैथोड पर परिवर्तित प्रकाश तीव्रता होती है जो प्रकाश के आपतन के कण को फोटोसेल के परिपथ में क्या कर देता है, परिवर्तित धारा के रूप में उत्पन्न कर देता है। परिवर्तित धारा के रूप में क्या कर देता है भाई, उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण परिवर्तित धारा को प्रवर्धन से क्या किया जाता है, प्रवर्धित करके लाउड स्पीकर में प्रेषित कर दिया जाता है, जिससे ध्वनि सुनाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है। और सातवां नंबर में सड़क की बत्तियों के स्वचालित स्विच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सड़क की बत्तियों के स्वचालित स्विच के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 का फिजिक्स का हमारा विकिरण एवं पदार्थ की द्वितीय प्रकृति के अंतर्गत का। तो इस लास्ट कंटेंट के साथ आप लोगों का ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।